हेलो। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आज एटलीस्ट अप्रोक्स 150 से ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, रैपिड रिवीजन सेशन की तरह काम करेगा। इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। ठीक है, और जो ये क्लास है ये किस किस एग्जाम के लिए आपकी हेल्प करेगी, तो ये आपकी आगे आने वाला यूपीएसआई में भी हेल्पफुल होगा। एसएससी जो भी चल रहा है इसमें भी ये क्लासेस हेल्पफुल होंगी। ठीक है, क्योंकि जिसके जो क्वेश्चंस हैं ये किसी ना किसी एग्जाम से लिए हुए हैं। खासकर एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हमने इसमें रखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप सबसे अनुरोध है कि आप इसको पूरा देखें जिससे कि आप आने वाले क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, और आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक, तो जो पहली वीडियो तो हम लोग अपलोड कर चुके हैं उसमें 100 क्वेश्चंस तक करा चुके हैं। ठीक है, तो हम आज इस पीडीएफ का 101 से आगे कराना शुरू करेंगे। ओके, ठीक है, तो हम इसका आज 101 शुरू करते हैं। इस 101 क्वेश्चन नंबर है आपका 1610 में डच ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया जो कि बाद में कोरामंडल क्षेत्र के लिए डच निर्देशालय का मुख्यालय बना। डच कौन से थे? डच थे यूरोपियंस। भाई यूरोपियंस का इंडिया में आगमन हुआ, सबसे पहले पुर्तगाल्स आए थे, उसके बाद डच आए थे। और डच ने क्या किया, डच ने 1610 में अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, जो कि बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच निर्देशालय का मुख्यालय बना। तो ये पूछना कि वो जो कारखाना था जो 1610 में स्थापित किया था डचों ने, वो कहां पर किया था? तो वो किया था आपका पुलिकट में। कहां पे? पुलिकट। इसका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक, 1610 में डच ने पुलिकट में, ठीक है, पुलिकट में पहला कारखाना, सॉरी पहला नहीं, अब ये पहला जब मुंह से निकल गया तो ये प्रश्न है यूपी पीसीएस में आ चुका है कि डच ने अपना पहला, यानी डच, और इन्होंने मैचिंग में पूछा हुआ था कि डच है, आपका पुर्तगाल है और फ्रांस से, इन्होंने अपने पहले पहले कारखाने कहाँ पे स्थापित किए। तो आपके लिए होमवर्क है, जो भी ये वीडियो देख रहा है क्या करेगा, आराम से सर्च करेगा कि पहला किस यूरोपीय जो लोग आए थे व्यापारी, किस यूरोपीय कंपनी का पहला कारखाना कहाँ पे था। ये आपका होमवर्क है कि भाई पुर्तगाल का पहला कारखाना कहाँ पे था, डच का पहला कारखाना कहाँ पे था, अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ पे था, ठीक है, फ्रांसीसियों का पहला कारखाना कहाँ पे था। तो आप लोग क्या करेंगे, पहला कारखाना किस किस का कहाँ पे था याद कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो डचों ने 1610 में पुलिकट में अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक, 102 किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? विलय नीति, ठीक है, जो विलय नीति थी अंग्रेजों की, तो किस घटना ने, कौन सी इसमें से ऐसी घटना है जिसने क्या किया, विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया। अब विलय नीति में क्या होता था, विलय नीति में अलायंस बनाते थे अंग्रेज जो लोकल राजा थे उनसे, और बाद में जब उनका कोई भी वारिस नहीं होता था तो उनको क्या करते थे, उस राज्य को अपने में मिला लिया करते थे। ये विलय नीति है। आपको क्या करना है, आपको अंग्रेजों की जो विलय नीति है उसको पढ़ लेना है। देखो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इसलिए आवश्यक है कि आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि ऊपर वाले भी 110 क्वेश्चंस में आपको क्या पढ़ना है, कौन से कंपनी ने कौन से कारखाने, सॉरी कौन सी कंपनी ने अपना पहला पहला कारखाना कहां कहां पे स्थापित किया। क्योंकि बहुत सारे कारखाने हैं, आप कितने याद करोगे, लेकिन एटलीस्ट एक जो उनका पहला कारखाना है कम से कम वो तो याद होना चाहिए। ठीक, अगले में तुम्हें क्या पढ़ना है, अगले में आपको विलय नीति के बारे में पढ़ना है कि विलय नीति क्या है, विलय नीति किसने शुरू की। जहां तक मुझे याद है डलहौजी ने शुरू की थी। ठीक है, आपको क्या करना है कि विलय नीति किसने शुरू की, विलय नीति क्या है, विलय नीति से किन किन राज्यों को अपने में मिलाया गया, ये 3 पॉइंट आप पढ़ोगे और अपने नोट्स में ऐड करोगे। खैर, इसकी बात करते हैं कि किस घटना ने विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया। आप बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, तो विलय नीति का जो अंतिम घटना थी कब हुई भाई, विलय नीति में जो याद है झांसी की रानी क्यों युद्ध लड़ रही थी, झांसी की रानी इसलिए युद्ध लड़ रही थी क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, उनका पुत्र नहीं था, इसका मतलब क्या हो गया, वो ऑलरेडी सब्सिडरी, झांसी अंग्रेजों के साथ सब्सिडरी अलायंस में था। ठीक है, जब सब्सिडरी अलायंस से आपके पास पुत्र नहीं है तो आपका जो राज्य है उसको अंग्रेज हड़प लेंगे, मतलब अपने में मिला लेंगे, उसी को विलय नीति कहा जाता है। ठीक, झांसी भी था। अब चूंकि झांसी की रानी अपना देश
अंग्रेजों को देना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने क्या, उन्होंने उस समय युद्ध में भाग लिया था। कौन सा युद्ध था? 1857, यानी कि 1857 वो है घटना है जिसने विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया। इसका आंसर हो गया सी, 1857 का विद्रोह। अगर आप चाहो तो 1857 का विद्रोह भी पढ़ सकते हो। 1857 का विद्रोह भी एक आवश्यक घटना है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो प्रश्न है 1857 के विद्रोह के से ही लिया गया है कि विलय नीति का अंतिम पतन किस घटना से हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103। ठीक, 103 क्वेश्चन को देखो। मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? कितना प्यारा क्वेश्चन है। मास्की अशोक शिलालेख, अशोक, महाराजा अशोक जो थे, ठीक है, उनका एक शिलालेख है मास्की अशोक शिलालेख। वो भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है भाई? तो इसका आपका आंसर क्या हो सकता है? 103, 103 का आंसर क्या है? कर्नाटक। ठीक, इसका आंसर है कर्नाटक। कि जो मास्की अशोक शिलालेख है ये भारत के कर्नाटक में स्थित है। किसमें? कर्नाटक में। इस क्वेश्चन से क्या और अपने काम का निकाल सकते हो? इस क्वेश्चन से निकाल सकते हो कि अशोक के कौन कौन से महत्वपूर्ण शिलालेख किस किस प्रदेश में है। क्योंकि अगर ये शिलालेख से प्रश्न पूछा गया है तो आगे भी शिलालेख से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अपने नोट्स में ऐड कर लो कि कौन कौन सा शिलालेख कहाँ कहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से किस वर्ष से शुरू हुई? अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से किस वर्ष से शुरू हुई? इसका आंसर है बी, 1835। ठीक, औपचारिक रूप से अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष से शुरू हुई? ठीक है, 1835 ही क्यों है? 1835 में ऐसा क्या हुआ था, बताइए जरा। 1835 में भाई उस समय जो चार्टर, सॉरी उस समय एक्ट आ रहे थे ना क्राउन रूल वाले, जो हिस्टोरिकल अपलिफ्टमेंट है, हिस्टोरिकल अपलिफ्टमेंट जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पढ़िएगा, उसमें उन्होंने दिया हुआ कि मिशनरीज को इंडिया में आने के लिए अलाउ किया गया था। किस लिए? कि यहाँ पे एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट करने के लिए, यानी कि यहाँ की शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए। तो उन्होंने किस शिक्षा की बात की थी वहां पे? अंग्रेजी शिक्षा की बात की थी। ठीक है, तो यानी कि अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से किस वर्ष से शुरू हुई? 1835। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रिक शासक का उल्लेख किया है? सॉरी मैत्रिक, शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया है। किस चीनी यात्री ने? आप देखो ये जो यात्री हैं, ठीक है, हुनशांग है आपका, फहान है, फाजियान है, जो यात्री थे, विदेशी यात्री थे, इनका इंडिया में आगमन हुआ। अब ये पूछ रहा है कि किस इनमें जब सब कौन है, ये सब चीनी यात्री हैं, तो इनमें से किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक शासक का उल्लेख किया? ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर है हुनशांग। जो होनशांग थे, इसको होनशांग भी पढ़ते हैं, होनशांग ने शिलादित्य नामक शासक का उल्लेख किया अपनी किताब में, अपने लेख में। किसने? होनशांग में। ठीक है, अब आवश्यक ये भी है कि आप होनशांग ने और क्या क्या किस किस चीज के बारे में बताया है अपने पुस्तक में, या फिर फहान ने किस चीज के बारे में बताया, आप ये अपने में नोट्स में ऐड करना अवश्य, क्योंकि इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। इंपॉर्टेंट नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन इनमें जो आईशांग है या फिर फहान है या फिर हंशांग है, उन्होंने अपने डायरी में क्या क्या लिखा, उन्होंने किसी शासक के बारे में बताया है। ठीक है, यहाँ की राज व्यवस्था के बारे में बताया है। हुनसांग के चोरी भी हुई थी। ठीक है, तो उसके बारे में भी लिखा है। तो ये 3-4 घटनाएं हर राइटर की, 3-4 आवश्यक जो घटनाएं थी या फिर उन्होंने क्या क्या यहाँ पे नोट किया, उनको अपने नोट्स में लिख लेना। अगले 106, दूसरी शताब्दी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासक करने वाले रुद्रदमन किस वंश से संबंधित था? रुद्रदमन, अब रुद्रदमन से तुम्हें याद आना चाहिए एक और शिलालेख था। ठीक है, रुद्रदमन से संबंधित, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब पहले इसको देखते हैं, रुद्रदमन किस वंश से संबंधित था, बताओ। 106, रुद्रदमन किस वंश से संबंधित था? तो रुद्रदमन शक वंश से संबंधित था। ठीक है, अब देखो रुद्रदमन पे प्रश्न इसमें पूछा गया है,
एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है। और अभी जो यूपी में यूपी पेट के एग्जाम हुए थे, इनमें भी रुद्र दमन से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इसमें रुद्र दमन से प्रश्न कौन सा पूछा गया था? रुद्र दमन ने भी एक शिलालेख है, उस पे लिखवाया था अपने शासन के बारे में, वहां से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट प्रश्न तो याद नहीं है। और अच्छा, अगला देखते हैं 107। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनसंख्यांकी रूपरेखा औपनिवेशिक शासक द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन को दर्शाती है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य देखभाल, देखो क्वेश्चन जब भी करो इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लो, जिससे कि क्वेश्चन को समझने में आपको आवश्यकता रहे। हाँ, रुद्रदमन बाली जो शिलालेख था, सुदर्शन लेख करके एक शिलालेख है, उन्होंने सुदर्शन लेख बनवाई और सुदर्शन लेख पे अपना शिलालेख करवाया था, ठीक है। सुदर्शन लेख के बारे में पढ़ना। खैर, इसको देखते हैं 107। और स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करता है, ठीक। स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन इनमें से कौन सा विकल्प करता है? और घटना ये जो घटना है किस समय की बात कर रहा है? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर। अब देखो, उच्च जन्म दर, पहले ये वाला देखते हैं, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। निम्न मृत्यु दर, उच्च जीवन प्रत्याशा, गलत बात, क्योंकि निम्न मृत्यु दर कब होगी? उच्च जन्म दर हो सकती है, ठीक है, लेकिन निम्न मृत्यु दर कब होगी? निम्न मृत्यु दर तब होगी जब हेल्थ हमारी अच्छी होगी, ठीक। अब उस समय पे हेल्थ अच्छी थी नहीं, यानी कि निम्न मृत्यु दर वाला गलत हो गया। अगला, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म और मृत्यु दर के साथ निम्न जीवन प्रत्याशा, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अगला देखें, निम्न जन्म और मृत्यु दर के साथ उच्च जीवन प्रत्याशा, ये भी गलत है, क्योंकि उच्च जीवन प्रत्याशा कब होगी? जब हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, तभी। जो जीवन प्रत्याशा से मतलब क्या है? उच्च जीवन प्रत्याशा, फिर सिर्फ जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा से मतलब है कि एवरेज व्यक्ति कितने साल तक जीवित रहता है, ठीक। उस समय हेल्थ अच्छी थी नहीं, यानी कि लोगों का अधिक उम्र तक जीवित रहना उतना ठीक ठाक संभव नहीं था, ठीक है। यानी कि उसमें क्या क्या हो सकता है? जन्म दर तो हाई हो सकती है, ठीक है, जन्म दर तो ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसके साथ मृत्यु दर भी ज्यादा होगी और जीवन प्रत्याशा कम होगी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है बी। 107 का क्या होगा? बी, ठीक। आराम से पढ़ो, बढ़िया से। अगला, महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे? क्योंकि उस समय वो जेल में थे। कितना बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि देखो पूना समझौता जब हुआ था, ठीक। अब होमवर्क, पूना समझौता क्या है, ठीक है, पढ़ना, अपने नोट्स में ऐड करना, अगर चाहो तो कमेंट्स में भी ऐड कर लेना पूना समझौता क्या है, ठीक है। क्योंकि पूना समझौता पे ये प्रश्न पूछा गया, पूना समझौता पे आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखो, महात्मा गांधी जब पूना समझौता हुआ उस समय पे महात्मा गांधी जेल में थे, ठीक है। जब पूना समझौता हुआ तो उस समय महात्मा गांधी जेल में थे। तो ये प्रश्न पूछा है, अगर महात्मा गांधी जेल में थे तो उनके स्थान पर, यानी उनके जगह पर किसने हस्ताक्षर किए थे, ठीक। 108 का जो प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा बताइए जरा। क्योंकि महात्मा गांधी तो जेल में थे, तो उनकी जगह पे किसने हस्ताक्षर किए थे? तो पूना समझौता में महात्मा गांधी की जगह पे पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ओके, चलो अगला देखते हैं। अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री के वर्णन में मिलता है? अब देखो, यात्री का वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी डायरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी हम पहले भी देख चुके हैं होनशांग वाला जो आंसर था, ठीक, कि किस होनशांग की डायरी में किस राजा का, जो वो राजा वाला प्रश्न था, अभी हम लोग देखा। होनशांग की डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फरहान की डायरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता की भी डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे, इन जो राइटर्स में बोले हैं, ठीक है, उसके साथ साथ मैग्नीज जो आया था, सॉरी इसका नाम क्या है, मैग्नेस्थनीज, हाँ, मैग्नेस्थनीज जो आया था, हाँ तो डायरी यहाँ लिखा हुआ भी है, मैग्नेस्थनीज जो आया हुआ था उसकी डायरी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 जो नाम मैंने लिए हैं, इनकी डायरी मतलब गूगल करना आप आराम से, और उनकी डायरी में क्या क्या चीजें इन्होंने वर्णित की हैं उनको अपने डायरी में, अपने कॉपी में लिखना और याद करना, ठीक है। खैर, अजंता की गुफाओं का उल्लेख किसने किया? तो अजंता की गुफाओं का उल्लेख ह्वेनसांग ने किया। किसने किया? ह्वेनसांग ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1737 में प्रस्तावित
वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? ठीक, बुनियादी शिक्षा योजना, इसको याद रखो। बुनियादी शिक्षा योजना से मतलब क्या है? बेसिक एजुकेशन। ठीक, तो अब अपने ऑप्शन देखते हैं। अंग्रेजी के माध्यम में शिक्षा, क्योंकि उसमें बहुत से लोग जो थे हिंदी बोलने वाले थे, आज भी सबसे अधिक हिंदी ही बोली जाती है अपने देश में, उस समय भी हिंदी ही थी। तो बुनियादी शिक्षा नहीं, बेसिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो बेसिक एजुकेशन से मतलब होता है मुख्यतः प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। और प्राथमिक शिक्षा किसे दी जाती है? प्राथमिक शिक्षा बच्चों को दी जाती है। जब बच्चों को दी जाएगी तो उन्हें इंग्लिश में पढ़ाएंगे क्या? गलत, उनको इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? उन्हें हिंदी आती है। तो या तो हम उन्हें पढ़ाएंगे हिंदी में या फिर पढ़ाएंगे लोकल लैंग्वेज में। ठीक, तो इसका आंसर इसे ढूंढना सीखो। तो पहला वाला अंग्रेजी माध्यम वाला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि उस समय अंग्रेजी सबको आती ही नहीं थी। तो निःशुल्क उच्च शिक्षा, क्योंकि बुनियादी शिक्षा की बात कर रही है, ऑप्शन में उच्च शिक्षा की बात हो रही है। उच्च शिक्षा क्या होता है? हायर एजुकेशन, मतलब आप डिग्री कर रहे हैं, बीएससी, एमएससी, बीटेक, इसे कहते हैं उच्च शिक्षा। अब बात हो रही है प्रश्न में बुनियादी शिक्षा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला देखो, वयस्क साक्षरता मिशन, लेकिन बुनियादी तो बच्चों की होती है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर है डी, नई तालीम, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। किसकी बात की गई है? नई तालीम की बात की गई है। अब देखो इनमें शब्द बुनियादी शिक्षा यूज भी है, तो सीधा सीधा इसका आंसर देख सकते हैं हम ऑप्शन से। मुझे पता नहीं था, लेकिन ऑप्शन से आंसर निकालना सीखो, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन जीएस के नहीं आते होंगे, बट यू हैव टू नो हाउ टू ट्रैकल द आंसर बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हमने क्या किया? शुरू के 3 एलिमिनेट कर दिए, बचा चौथा, ये तो आंसर हो गया। लो, लेकिन और भी देख सकते हो इसमें बुनियादी शिक्षा शब्द यूज भी हुआ है, यहाँ पर भी बुनियादी शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, इसका आंसर डी। अगला देखते हैं, मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था? ये बताओ प्रश्न 111। मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था? भैया मौर्य काल में रज्जुक प्रांतीय अधिकारी को कहा जाता था। प्रांतीय अधिकारी जो पूरे प्रांत की देखरेख या फिर उनकी उसकी व्यवस्था को देखते थे, उन्हें रज्जुक कहा जाता था मौर्य काल में। मौर्य काल के बारे में पढ़ना। ठीक, मौर्य काल का प्रथम, मौर्य काल की स्थापना किसने की? ये भी मौर्य काल की स्थापना किसने की? यूपी पेट में प्रश्न आया था, ये पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक, खैर आगे देखो, किस राजवंश के दौरान कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया? लो, दिल्ली की घेराबंदी मुगलों ने कब की थी? सीधा सीधा प्रश्न है कि दिल्ली की घेराबंदी की मुगलों ने, सॉरी हाँ मंगोलों ने, मुगलों नहीं मंगोलों ने, सॉरी मंगोल, जो मंगोल आक्रमणकर्ता थे उन्होंने दिल्ली की जब घेराबंदी की, उस समय वहां का शासक कौन था? ठीक है, किस कौन सा वहां पर राजवंश था? इसका आंसर क्या हो सकता है? सोचो जरा, ऑप्शन देखिए आप भी। ठीक है, जब मंगोल आए थे तो हमारे पास खलजी राजवंश था। कौन सा था? खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वाली मूवी है, वही खिलजी। अब तुमसे प्रश्न पूछ सकते हैं ये भी कि खिलजी राजवंश की स्थापना किसने की, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना की थी? रजिया रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है? ठीक है, इन सबको पढ़ना, मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि खलजी राजवंश, यानी कि मंगोल कब आए थे दिल्ली की घेराबंदी के लिए? जब खलजी राजवंश था। अगला 113, प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा? देखो कितना प्यारा प्यारा प्रश्न, कितना इजी इजी प्रश्न। ये मराठा नामक समाचार पत्र है। बाल गंगाधर तिलक जो कि मराठी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, तो इसमें देखेंगे एक तो शब्द मराठा यहाँ यूज है। ठीक है, यानी कि मराठ वाला जो रीजन है उसके आसपास के शब्द यूज किया उन्होंने, तो मराठी भाषा होनी चाहिए, सीधी सीधी बात। ठीक है ना? गलत है। सबको यही लगता है कि भाई मराठा मतलब मराठी, देखिएगा। ठीक है, इसका आंसर है सी, अंग्रेजी भाषा। ठीक, मराठा जो समाचार पत्र था जो कि बाल गंगाधर तिलक ने छपवाना शुरू किया था, किस भाषा में था? वो आपका
अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है, यानी कि 113 का सी। ठीक, अगला देखो, हाँ ये जो पीडीएफ है भैया मेरी नहीं है, ये किसी टेलीग्राम चैनल से मुझे किसी व्यक्ति ने फॉरवर्ड की थी, तो भैया जिसने भी बनाई है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स अभी नहीं हो पा रहे हैं कि मैं खुद इसको एडिट कर लूँ या फिर मैं खुद को खुद बना लूँ, इसलिए क्रेडिट गोज टू यू। आपकी पीडीएफ है, मैं बस उसका यूज कर रहा हूँ। ठीक, अगला, किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को भारतीय आजादी के केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया, जिससे इसकी राजनीतिक प्रासंगिकता खारिज हो गई? वाह, कांग्रेस को देखो, किस वायसराय ने कांग्रेस उस वक्त की पार्टी थी, तो एक्चुअली एक वायसराय ने क्या किया, ये कहा कि कांग्रेस क्या करती है, सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती, सिर्फ अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा कहने वाला वायसराय कौन था? ये वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ऐसे प्रश्न अमूमन कुछ ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक, इसमें से सीख क्या सकते हैं? एक बहुत ही आवश्यक चीज है कि किस वायसराय के कार्यकाल में कौन कौन से बड़े बड़े बदलाव हुए, इनको जरूर जरूर याद कर लेना, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं कि किस वायसराय के कार्यकाल में ये हुआ, फिर किस वायसराय के कार्यकाल में ये हुआ। ठीक है, या फिर ये व्यक्ति था तो इस व्यक्ति के कार्यकाल में कौन सा बड़ा कदम उठाया गया, ऑप्शन में दे दिया आपको, तो आपको आना चाहिए। जैसे कि सती प्रथा किस वायसराय के समय पे बंद हुई, बाल विवाह के लिए किसने नियम बनाए थे, किस वायसराय ने। ठीक है, तो इन सबको आप देखना, अवश्य देखना, ठीक है, कि कौन से वायसराय ने के समय पे कौन सा बड़ा कदम उठाया गया। खैर, 115 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन कारकों के संबंध में गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन कारकों के संबंध में गलत है जिन कारकों ने देखो उसको अंडरलाइन जरूर करो, संबंध में गलत है, हम क्या करेंगे, गलत जो है उसको ढूंढेंगे। क्योंकि प्रश्न करते पे याद रखना, हम अंडरलाइन क्यों करवाते हैं, अंडरलाइन के लिए मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब प्रश्न आप सॉल्व करते हैं बैठ के, कहाँ, एग्जामिनेशन हॉल में, उस समय गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए होते हो। जब आप डरे हुए होते हो, आप जो डिसीजन लेते हो उसमें रेंडमनेस आ जाती है, तो कभी कभी हम जो गलत है उसको इग्नोर कर देते हैं जल्दबाजी में। लेकिन अगर आप इसको अंडरलाइन करके रखे हो तो वहां पे सीधे नजर जाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना सीखो क्वेश्चन करने से जस्ट पहले। तो मैंने क्या किया, उन कारकों के संबंध में गलत है जिस कारकों सिपाहियों की भावनाओं को भड़काया और 1857 के विद्रोह का, क्या प्यारा, अभी पहले 4 प्रश्न पहले ही 1857 से एक प्रश्न बना हुआ था, फिर से 1857 का दूसरा प्रश्न आ गया, यानी कि 1857 महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और विद्रोह को अवश्य पढ़िएगा। उसमें क्या क्या पढ़ना है, 1857 की क्रांति, कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट के इसके पीछे कारण क्या थे, ठीक है, और उसके बाद किस रीजन से किस नेता ने प्रतिनिधित्व किया, बहुत आवश्यक है। दिल्ली से किसने किया, आगरा से किसने किया, लखनऊ से किसने किया, और लखनऊ से क्यों किया? अभी लखनऊ वाला जो पॉइंट है ना बहुत आवश्यक है। वहां पे एक छोटी सी कहानी है, लखनऊ से जो बेगम थी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, नाम आप खुद बताइएगा। दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह जफर। ठीक, ऐसे किसने किसने कानपुर से किसने किया था? कानपुर से किसने किया था? चलो कमेंट में बताना। झांसी की रानी ने झांसी से किया था, लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, कानपुर से टाटा टोपे जी ने किया था शायद। तो जहां जहां से जिसने जिसने किया था प्रतिनिधित्व उसको लिख लेना, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खैर, इसमें आ जाओ कि भावनाओं को गलत, इनमें से गलत कौन सा है? एक अधिनियम जिसके तहत नए भर्तियों को विदेश में सेवा करने के लिए वचन देना आवश्यक था। वचन देना आवश्यक था मतलब एक अधिनियम लाया गया था जिसके तहत हर नए भर्ती को विदेश में सेवा करने के लिए वचन देना आवश्यक था। अगला देखो, सिपाहियों पर अपनी जाति चिन्ह पहनने और अपनी जाति का पालन करने की बाध्यता, सेना द्वारा राज्य के खर्च पर पादरी बनाए रखना और सिपाहियों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार को बढ़ावा देना, ईसाई धर्म में बलपूर्वक धर्मांतर। तो इनमें से कौन सा वाक्य गलत है?
सोचो सोचो, इसमें गलत है। देखो, उस समय भी सिपाहियों का जबरन धर्मांतर होता था, ठीक है, जो फंस गया उसका धर्मांतर करवा दिया करते थे, ये वाला सही है। खर्चे पर पादरी बनाए रखना, ये भी सही है, क्योंकि ईसाइयों को धर्मांतर कब होगा, देखो ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे से मिले हुए हैं। धर्म धर्म का प्रचार कब होगा, तो अगर धर्म का प्रचार होगा तो धर्मांतर भी तो होगा, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, यानी कि या तो दोनों सही हैं या तो दोनों गलत हैं, दोनों गलत हो नहीं सकते, यानी दोनों सही हो गए। और देखो, नए भर्तियों को विदेश में सेवा का वचन देना पड़ता था, ये बात सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा गलत है, ये वाला गलत है, तो इसका क्या हो गया, बी, 115 का बी, ठीक है। क्योंकि उन्हें जाति चिन्ह पहनने पे बाध्यता नहीं थी, वो कहते ही नहीं भाई, वो तो कहते हैं यार तुम क्रिश्चियन बन जाओ यार, तो अपना जाति क्यों फॉलो करोगे, ठीक है। अगला देखते हैं, रियासतों में एग्लो इंडियन नौकरशाहों के लिए एक शब्द था, वो शब्द क्या था, किसके लिए, देखो एग्लो इंडियंस नौकरशाहों के लिए, एग्लो इंडियंस नौकरशाहों के लिए एक शब्द था। देखो, मुल्की तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुल्की का मतलब क्या होता है, मुल्क वाला। जागीरदार, जिनके पास जागीर हुआ करती थी। जमींदार, जमींदार कौन होते थे, जो बहुत जमीन के मालिक हुआ करते थे। एलिमिनेट द ऑप्शन, यू विल गेट द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैर मुल्की। क्यों, गैर मतलब दूसरा, मुल्की मतलब मुल्क वाला, दूसरा मुल्क वाला। इसका आंसर बी। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो यार, बहुत प्यारा तरीका होता है। अगर तुम्हें जो प्रश्न नहीं आता है उसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया करो, जो गलत है उनको हटा दो, सही वाला तुम्हारे सामने आ जाएगा। या फिर अगर तुम्हें दो ऐसा है, दो में कंफ्यूजन है, तो एटलीस्ट ऐसे कर दो, तुम्हें चारों नहीं पता तो प्रोबेबिलिटी 25% सही होने की है। अगर एटलीस्ट दो तुमने कट कर दिया तो दो ही बचे, तो प्रोबेबिलिटी 50% हो गई, ठीक। अगला देखते हैं, 117, रामगुप्त की विधवा का नाम क्या था, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था, जिसने चंद्रगुप्त जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद विवाह किया था, वो कौन थी, वो रामगुप्त की विधवा थी, और उसका नाम क्या था। ऐसे ये नाम वाम वाले प्रश्न इतने पुराने बहुत कभी पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी पूछे जाते हैं आप इनको अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 117। इसका बताओ अच्छा आप भी, ठीक है, चलो बता दे रहा हूँ। इसका नाम था ध्रुव देवी, ठीक। इसका नाम क्या था, ध्रुव देवी। ध्रुव देवी रामगुप्त की विधवा थी, और ध्रुव देवी से ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने शादी की थी। अब देखो, कुबेर नाग, देवती देव या यशोमती, ये लोग कौन थी। अगर ये कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं तो इनके बारे में जरूर लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक। 118, अपदस्थ नामक वाजिद अली शाह के पुत्र विरजिस कद्र को किस स्थान की रियासत का नवाब घोषित किया गया था, बताओ बताओ, ये बताओ। मिडवल इंडिया का प्रश्न है, मध्यस्थ समय, जो मध्यस्थ इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास, उसका प्रश्न। वाजिद अली शाह के पुत्र, ठीक, उनको किस स्थान का नवाब घोषित किया गया था, बताओ बताओ बताओ। खैर जल्दी कर लेते हैं, लखनऊ, ठीक। विरजिस कद्र को लखनऊ का नवाब घोषित किया गया था। विरजिस कद्र को लखनऊ का नवाब घोषित किया गया था। अब देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह के तत्कालिक कारण माने जाने को संदर्भित करता है। अब देखो, 1857 का विद्रोह पड़ा, ठीक, वो तो पैन इंडिया विद्रोह था, ठीक, लेकिन लोकल विद्रोह भी हुए थे अलग अलग स्थानों पे। उन्हीं में से एक विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। करना क्या है, सन्यासी विद्रोह के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक विद्रोह है ये। इसके बाद बिरसा मुंडा वाला विद्रोह, ठीक है, वो भी पढ़ना। बिरसा मुंडा भी एक जनजाति के अच्छे नेता माने हैं, उनके ऊपर भी एक डे भी घोषित किया गया है। इसलिए जो लोकल विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के समय पे, 10-15 विद्रोह जो इम्पोर्टेंट है उनको लिखना, उनके प्रमुख नेता के बारे में लिखना, उनका कारण क्या था, सिर्फ 3 चीज लिखनी है। पहला, उनके प्रमुख नेता के बारे में, ठीक है, उनके पीछे कारण क्या था, और वह विद्रोह कहाँ हुए थे,
ये 3 चीजें आपको हर विद्रोह के बारे में पता होनी चाहिए। लोकल विद्रोह के बारे में, ठीक, इस पे आते हैं। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण मतलब इमीडिएट कारण, यानी कि तुरंत पहले ऐसा कौन सी घटना घट गई जिसके कारण सन्यासी विद्रोह हो गया, बताओ। पढ़ लो पढ़ लो। हाँ 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 हाँ, या डी वाला तो हो ही नहीं सकता। भारतीय राष्ट्रवाद के पीछे व्यापक दृष्टिकोण का विकास, ना ना, लोकल विद्रोह था। लोकल विद्रोह होगा तो उसके पीछे लोकल कारण ही होगा। खैर, इसका है, ना ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच पवित्र स्थलों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान जो अपने पवित्र स्थानों पर जाते थे, उन तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, और इस प्रतिबंध के कारण सन्यासी विद्रोह हुआ। तो ये सिर्फ एक कारण नहीं था, एक मिनट याद रखना, सिर्फ एक, किसी भी विद्रोह का सिर्फ एक कारण नहीं होता, कारण बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अभी तत्कालीन में क्या चल रहा है घटना, जंजी नेपाल। अब ऐसा, अब तत्कालीन घटना क्या है, बैन, किस पे बैन लगाया गया? सोशल मीडिया पे। जैसे ही नेपाल की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पे बैन लगाया, विद्रोह हो गया, ठीक। अब अगर तुम ये कहोगे सोशल मीडिया पे विद्रोह लगाया सिर्फ इसलिए विद्रोह, सॉरी, सोशल मीडिया पे बैन लगाया, अगर आप ये कहें कि सिर्फ सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया इसलिए विद्रोह हुआ, तो आप गलत हैं। क्यों? सोशल मीडिया पे बैन लगाना तत्कालीन कारण हो सकता है, लेकिन उसके पीछे अब आप न्यूज को देखो, भ्रष्टाचार, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब की बातें हो रही हैं। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो सारे कारण में क्या क्या था, बैन लगाना भी था, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी था, और भ्रष्टाचार भी था, और रोजगार मिलना ना भी था, पे, जो पे मिलता है उसमें भी बहुत सारी वहां पे कमियां थी। इन ये सब कारण थे, लेकिन तत्कालीन कारण कौन सा था वहां पे तत्कालीन कारण था सोशल मीडिया पे बैन लगाना। इसी प्रकार जो सन्यासी विद्रोह है, इसका तत्कालीन कारण क्या माना जाता है? हिंदू और मुसलमानों दोनों के बीच पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर जब अंग्रेजों ने बैन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था, उसके तुरंत बाद ये विद्रोह हुआ। तो ये जो हमारे पास ये कारण है, उसका तत्कालीन कारण हो गया, ठीक। अगला देखो, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता जरूर पढ़ना, कहाँ पे है, हड़प्पा से कौन कौन से चीजें प्राप्त हुई, और हड़प्पा के बाद मोहनजोदाड़ो से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई, ठीक। इनका और लोथल क्या था, बंदरगाह, ठीक। ये सब कुछ कुछ पॉइंट जो हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो इस प्रश्न पे आते हैं। हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से यूपी पेट का हमने पेपर कराया था, इसे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है, उसमें हर पेपर में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे हड़प्पा सभ्यता में से रिलेटेड। इस पे देखो, हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताओ। गढ़ गढ़ों गढ़ बनाए जाते थे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अब वैसे तो मैं तुम्हें ऑप्शन बता दूं, तुम भी इसका ऑप्शन देख चुके होगे, लेकिन अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं आता तो कैसे कर सकते हो? सीधी सीधी चीज सोचो, हड़प्पा समय पे क्या कोई धर्म था? कोई धर्म नहीं था उसमें, मदर गॉडेस की पूजा हुआ करती थी, ठीक। यानी कि धार्मिक समारोह वाला तो गलत ही हो गया। आवासीय क्षेत्र के रूप में, आवासीय क्षेत्र घरों के ऊपर नहीं हुआ करते थे मोस्टली, वहां पे समान स्थान हुआ करते थे, ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या, 2 बचे। इन 2 में से तुम अगर नहीं भी आता है तो आप आराम से तुक्का मार सकते हो, लेकिन हमको तो यहाँ पे आता है। इसका आंसर क्या है? ए, प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। जो गढ़ बनाए जाते थे उनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना, ठीक। अगला देखो, ये भी हड़प्पा पे ही है यार। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु या पंछी का चित्रण हुआ करता था? देखो, कौन कौन से पशु और पंछियों का चित्रण में सामान्यता मिला करता था, बताओ। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु पंछी का चित्रण किया गया था? तुम जब पढ़े होगे तो तुम्हें सुनने को मिला होगा कि अरे यार, ये भी भूल जाओ, हड़प्पा सभ्यता वाली मोहनजोदाड़ो मूवी देखी है, बस वही मूवी याद कर लो। उस समय भी
कॉइन हुआ करते थे, सिक्के हुआ करते थे, उस पर भी तुमने किसी न किसी पशु पक्षी का चित्र देखा होगा, याद करो थोड़ा सही से। हड़प्पा वाली मोहनजोदड़ो मूवी ऋतिक रोशन की, ठीक, कौन सा पशु उसमें था? यूनिकॉर्न। याद आया? बस वही आंसर इसका, इसका आंसर यूनिकॉर्न। ठीक, अगला देखो, 1833 के चार्टर एक्ट, जितने भी एक्ट हैं हमने भी पहले भी बताया था आपको, पढ़ लेना। ठीक, उससे प्रश्न आते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया गया? बताओ बताओ। 122, 1833 के चार्टर एक्ट में कौन कौन से प्रावधान आए? ठीक है, जो प्रावधान आए थे, अब तुम्हें पता नहीं होगा कौन से प्रावधान आए थे, तो भैया देख लो और याद कर लो, कमेंट में भी डाल देना, और जो बच्चे हैं उनकी हेल्प रहेगी। ठीक है, जो लेटे लेटे देख रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली लोग पेन कॉपी लेके नहीं बैठते हैं, खाली लेटे लेटे देखते रहते हैं, तो उनके लिए हेल्प रहेगी अगर आप में से कोई कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। ठीक है, खैर अभी देखते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट जो आया था, उनमें जो चीजें होती है, इनमें से कौन सा चीज वहां पे थी? देखो देखो भाई, इसका आंसर है दिल्ली में एक अलग विधानसभा की स्थापना, गलत। मद्रास में एक पृथक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये भी गलत। संघीय आंदोलन वहां पे आया नहीं था 33 में, तो इसका हो गया एक विधि आयोग बनाना। हाँ, क्या हुआ? एक विधि आयोग बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया था। ठीक, 122 का ए। अब आपको क्या करना है, जितने भी चार्टर एक्ट हैं 1733 से लेकर 1856 तक, जो कि ड्यूरिंग कंपनी रूल, उसके बाद कंपनी रूल 57 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने अपना मतलब आधिपत्य जमा लिया था, उसके बाद उनके एक्ट आए। ठीक है, आप उन सबको के इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना, ठीक है, आवश्यक है, खासकर 1935। 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, अगला प्रश्न 123 को पढ़ो। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1992 ईस्वी में भीलसा या विदिशा के अभियान से जुड़ा? इनमें से कौन सा शासक, इतने शासक हैं दिल्ली सल्तनत के, कौन सा शासक 1992 में भीलसा के अभियान से जुड़ा? बताओ जरा। इल्तुतमिश नहीं था, गाजी मलिक नहीं, इसका अलाउद्दीन खिलजी, मेरे हिसाब से अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका कौन सा शासक शासक जुड़ा था? अलाउद्दीन खिलजी जुड़ा था। अगला, भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया? अरे भाई, किसने किया है बताइए? विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया? प्रथम विधि आयोग, सुन रहे ना, प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया? प्रथम विधि आयोग, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कौन सा वाला था? सिविल सर्वेंट की जॉब, सिविल सर्वेंट हैं, उनकी जॉब के लिए इंडिया वालों को भी अलाउ किया गया था। ठीक, वो जो विधि आयोग उस समय निर्माण हुआ था वही प्रथम था, और उसका नेतृत्व किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने। इसका आंसर लॉर्ड मैकाले, यानी कि भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया? लॉर्ड मैकाले। 124 का ए। 125 देखो, अमरावती स्पूत का निर्माण, अमरावती स्पूत का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था? आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, अमरावती आर्किटेक्चर, अमरावती स्पूत, उसका निर्माण किसने किया? ठीक है, तो 125 का आंसर क्या होगा बताओ जरा। अमरावती स्तूत का किसने किया था? मौर्य ने किया। सातवाहन, सातवाहन ने किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अमरावती स्तूत का निर्माण किसने किया? सातवाहन ने किया। अगला देखो, पिब्बी पर्स क्या है? पिब्बी पर्स क्या, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी पिब्बी पर्स क्या है? मुझे भी नहीं पता था, मैंने पहली बार देखा था जब मैंने पीडीएफ देखी थी, तो बताओ बताओ, पिब्बी पर्स क्या है? पिब्बी पर्स
क्या है? तो भैया एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन पिबरी पर्स है। कौन से एकीकरण के बाद? अब सुनो ध्यान से। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस समय जो और प्रोविंस थे, ठीक है, उन सबको मिला के एक किया गया था, एक पूरा भारत बनाया गया। ठीक है, तो जो वहां पे शासक थे पहले से जो थे, उनको एक पेंशन दी गई थी, उस पेंशन को कहा गया पिबरी पर्स। ठीक, अगला देखो, इंपीरियल सर्विस स्कीम 1835 का उद्देश्य क्या था? इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885 का उद्देश्य क्या था, बताओ। इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885, इंपीरियल सर्विस स्कीम, इसका उद्देश्य क्या था? तो भाई इसका उद्देश्य आपका था, गलत, ये ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना, जिसका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाता था। ठीक, ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना, और जो सेना है उसका भुगतान कौन करेगा? लोकल प्रोविंस, जो लोकल रियासतें थी वो। ठीक, तो इसका उद्देश्य ये था। इंपीरियल सर्विस स्कीम का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना, जिसका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाता था। ठीक, 1741 में कोलालेच की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र में किस शक्ति को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा? अंडरलाइन, कब की बात है ये? 1741 में। कहाँ की बात है? कोलालेच। किसको हारना पड़ा, यानी कोलालेच की लड़ाई जो थी। अब प्रश्न क्या है, कोलालेच की लड़ाई में किसको हार का सामना करना पड़ा था, बताओ। कोलालेच की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी हार हुई थी। किसकी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब कमेंट में लिखो किसकी जीत हुई थी। भाई हार तो किसकी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब बताओ कि जीत किसकी हुई थी। मत कीड़े लग रहे यार। अगला, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो, तुमने अभी डच देख रहे हो, पहले भी डच आ चुका है, ऐसे ही पॉलिटिकल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे ही तुम्हें स्पेनिश के भी देखने को मिलेंगे। तो क्या करना है, जितने भी यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई, इनके बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन जरूर निकालना। ठीक है, उनको याद करना, क्योंकि एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यूरोपियों का आगमन, जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, चाहे वो स्पेक्ट्रम उठा के देख लो, चाहे तुम ओल्ड एनसीईआरटी उठा के देख लो 12th वाली, सबसे पहले आपको यही मिलेगा, यूरोपियों का आगमन। उससे वनडे के एग्जाम में क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं, पूछ सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन या फिर 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अवश्य पढ़ना। अगला देखो, सॉरी ये प्रश्न देखते हैं, ये भी डच इंडिया का ही आ गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोलामंडल पर पेटापुली में अपना कारखाना किस वर्ष में स्थापित किया? पेटापुली में अपना कारखाना किस वर्ष में स्थापित किया, बताओ। 1457 से पहले तो कोई आया नहीं था, 1500 में आना शुरू हुआ। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? हाय हाय, कितना प्यारा प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, बताओ कमेंट बॉक्स में। या फिर चलो और बढ़ा देते हैं, कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, ये भी याद करना और कमेंट बॉक्स में भी लिख देना, हमारे लिए भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलो ये देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोलामंडल पर अपना कारखाना किस वर्ष में स्थापित किया? ठीक, तो ये 1606 में किया। ठीक है, इसका आंसर ए 1606। अगला, वर्ष 1945 में वारीली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? किस जनजाति का? वारली जनजाति का किसान संघर्ष किस राज्य में हुआ? कब की बात है? 1945 की, आजादी से तुरंत पहले की बात है ये। तो जो संघर्ष हुआ था किस राज्य में हुआ? ठीक है, ये संघर्ष हुआ था आपका महाराष्ट्र में। संघर्ष कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं, प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश के निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था? कितना वाह वाह, कितना प्यारा, कितना प्यारा। हिमाचल प्रदेश प्रांत के निर्माण के लिए 1948 में कौन सा क्षेत्र उसमें जोड़ा गया था, बताओ। अब देखो, हिमाचल प्रदेश की क्षेत्र की बात हो रही, तो राजपूताना तो मोस्टली वहां पे हो ही नहीं सकता। एलिमिनेशन करना सीखो। ठीक,
छत्तीसगढ़ उसका पार्ट है ही नहीं, कि हिमाचल प्रदेश तो उधर पड़ता है, किधर, उत्तर प्रदेश के ऊपर, और छत्तीसगढ़ नीचे की बात है। तो ना तो छत्तीसगढ़ हो सकता है, ना राजपूताना हो सकता है, क्योंकि राजपूताना मोस्टली किससे संबंध रखते हैं, राजस्थान से। तो ये दोनों तो एलिमेंट हो गए, बचे क्या, पटियाला और पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब भी हिमाचल का किनारा है, पूर्वी पंजाब किनारा है, हाँ ये भी हो सकता है, या फिर शिमला हो सकता है। तब इनमें से अधिक अप्रोप्रिएट आंसर क्या है। अब देखो तुम्हें दो हटा दिए तो दो में 50-50 चांस है, अगर तुम्हें नहीं पता तब भी, लेकिन हमको तो पता है, ठीक है। पता है तो कौन सा क्षेत्र है, शिमला पहाड़ी राज्य। 1948 में हिमाचल प्रदेश के निर्माण करते समय शिमला पहाड़ी राज्य को उसमें शामिल किया गया था, ठीक। 131 का 4, 132 देखते हैं। किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया, ठीक। बताओ किसको अधिकार दिया, महारानी को उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट करने का अधिकार किस अधिनियम ने दिया था, ठीक है। किस अधिनियम से महारानी को, महारानी विक्टोरिया की बात हो रही यहाँ पे है, महारानी विक्टोरिया को उच्च न्यायालय स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया गया था, बताइए। यह है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, सीधा सीधा निकाल लो यार, उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए उच्च न्यायालय अधिनियम, वर्ड से मिल रहा है इसका आंसर तो बताइए, ठीक। ये कब आया था, 1861 में, फिर से 1857, बहुत आवश्यक है 1857। कुछ इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है 1857, लोकल रिवॉल्ट्स हुए थे, लोकल विद्रोह, ठीक। उसके बाद आपका गांधी के आगमन के बाद से जो फ्रीडम स्ट्रगल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी अवश्य पढ़ना, ठीक। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस लिया गया था। आय हाय, अब देखो विद्रोह तो हुआ 1857 में, लेकिन उसको अंग्रेजों ने कुचला भी। जब उसको अंग्रेजों ने कुचला तो एक एक करके जो विद्रोह जिन लोगों ने किया था उन्होंने क्या किया, प्रांतों पे, शहरों पे अपना कब्जा कर लिया था, तो उनसे शहर वापस लिए गए। तो उसी में से सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने विद्रोही ताकतों से कौन सा केंद्र वापस लिया, ये प्रश्न है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, दिल्ली। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली ही लिया था, ठीक है। तो सितंबर 1857 दिल्ली, सीधा सीधा इसका आंसर। जब पढ़ोगे ना 1857 उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की, ये बताओ। इसमें और देखना, गांधी जी ने चंपारण, गांधी जी ने आपका गुजरात में भी वो उनके लिए वर्कर्स के लिए बैठे थे, मिल वर्कर्स के लिए, ठीक है। ये सब उन्होंने क्यों किया, इसके पीछे के कारण क्या थे और उसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। वो सब बहुत आवश्यक है, अवश्य पढ़ना। गांधी जी का पूरा फेस इंपॉर्टेंट है, गांधीयन फेस। गांधी जी ने क्या किया, कब आए, कौन कौन से विद्रोह में उन्होंने क्या काम किया, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, ठीक है, चाहे दांडी यात्रा हो, ये सब बहुत आवश्यक है, उनको अवश्य पढ़ना। खैर, महात्मा गांधी ने 1946 में नोखली यात्रा की थी, उसका कारण क्या था बताओ, उसका कारण क्या था। तो बंगाल के अकाल, ये पहले की बात है, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी बहुत पहले की बात है। दोनों बी और डी जो है नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि ये पुराने इवेंट हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी पहले हो चुका था, 1946 से पहले हो चुका था ये। अकाल, बंगाल का अकाल भी 1946 से पहले पड़ चुका था, ठीक। पहला और दूसरा में से एक हो सकता है, देखो कौन सा है, सी वाला देखते हैं पहले। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन को नेतृत्व करने के लिए, अरे नहीं यार ये भी गलत है, क्योंकि विद्रोह, क्योंकि 1946 तक तो एक भूमिका बन चुकी थी कि अंग्रेज अब जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि 47 में तो आजाद हो रहा है, इसका मतलब क्या, 46 तक एक भूमिका बन चुकी थी, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन करना वाली बात ही जहां तक धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि 42-43 के बाद उन्होंने खुद मानना शुरू कर दिया था, हम जा रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ अच्छा सा स्टेबल करके सरकार हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ये विद्रोह प्रदर्शन का नेतृत्व करना, ऑप्शन ही गलत। इलिमिनेशन से हमें मिल गया ई, अब यही सही है। आखिरी यात्रा क्यों की गई थी, धार्मिक हिंसा
के बाद, क्योंकि 1946 में धार्मिक हिंसा अलग अलग जगह पे भड़की थी। क्यों भड़की थी? क्योंकि पाकिस्तान की मांग हो रही थी, इसलिए। तो धार्मिक हिंसा जो भड़की थी, उसके बाद सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये यात्रा की थी। कहाँ की यात्रा? नोआखली की यात्रा। तो नोआखली की यात्रा क्यों की गई थी? धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए। इसका आंसर ए, 134 का ए। अगला देखते हैं भाई, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 में विदिशा के अभियान से संबंधित है? अरे अभी यही 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 प्रश्न हम लोग पहले देख चुके हैं कि कौन से शासनकाल में शायद ऐसा कुछ था, विदिशा। ठीक है, बताओ। खिलजी डायनेस्टी की बात की गई थी। किस डायनेस्टी? हाँ, खिलजी डायनेस्टी। हाँ, और अलाउद्दीन का आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, 135। और हाँ, खिलजी डायनेस्टी से एक प्रश्न हो चुका है कि मंगोलों ने किस समय पे दिल्ली को घेरा था? खिलजियों के समय पे। ठीक, तो खिलजी डायनेस्टी से 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं इसी 35 क्वेश्चन के अंदर, यानी कि खिलजी डायनेस्टी भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या है? खिलजी। 135 का सी, अलाउद्दीन खिलजी। 136, गुप्तों के बाद राष्ट्रकूट का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? राष्ट्रकूट कौन थे? इन्होंने क्या क्या किया? कहाँ पे इनका राज्य था? बढ़ना। ठीक, गुप्त शासक जो थे, गुप्त शासकों के बाद राष्ट्रकूट शासकों ने राज किया। तो भारत के किस हिस्से पर उन्होंने राज किया, ये प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट। ढक्कन पे किया था। किसने? कहाँ पे? ढक्कन पे। बंगाल पे नहीं, उड़ीसा में भी नहीं। इसका आंसर है ढक्कन। ठीक, ढक्कनी पठार के जो आसपास का जो इलाका है, उसी की बात की ढक्कन। ठीक, तो गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों ने किस स्थान पर राज्य किया, फिर किस हिस्से पर उनका प्रभुत्व रहा? ढक्कन पे रहा। 137, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, इंडियंस क्या, पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, आईपीटीए ने क्या भूमिका निभाई? बताइए, आईपीटीए की क्या भूमिका रही? ब्रिटिश शासन के दौरान आईपीटीए की भूमिका क्या रही? भारतीय नृत्य को बढ़ावा देना, सॉरी शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को सपोर्ट करना। अरे भाई यार, सपोर्ट क्यों करेंगे हम, तो गलत हो ही गया। ब्रिटिश शिक्षा नीति को प्रोत्साहित करना, नहीं, ये भी नहीं था। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया, नहीं। इसका आंसर है कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की। किसके प्रति असहमति? असहमति किसके प्रति? ब्रिटिश शासन के खिलाफ। तो आईपीटीए ने क्या भूमिका निभाई? उसने कला के माध्यम से अपनी असहमति व्यक्त की। ठीक, 137 का डी, 137 का डी। 138, 1602, 1602 में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी बेरे निगडे ऑस्टिनियंस कैंपेनिज बीओसी के नाम से जाने जाते थे? बड़ा तगड़ा नाम है यार, जो बिना हिचकिचाए पढ़ ले वो अपना नाम लिख देना। ठीक है, क्योंकि मुझ पे नहीं पढ़ा जा रहा। तो भाई बीओसी के नाम से कौन सी कंपनी जानी जाती थी? बस ये इसका हम पढ़ सकते हैं, यही पढ़ दिया मैंने कि 1602 में बीओसी के नाम से कौन सी कंपनी, कौन सी यूरोपियन कंपनी जानी जाती थी? किस नाम से? बीओसी के नाम से। तो बीओसी के नाम से इसका आंसर मुझे पता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बीओसी के नाम से जानी जाती थी। 1602 की बात है ये। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा ये अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन परीक्षाओं के आधार पर होगा? बताओ। अभी हमने इसी एक्ट से रिलेटेड कुछ और पढ़ा था कि पहली वो जो नाम आया था, मैंने बताया था कि सिविल सर्विसेज वाला ही ये कमेटी बनी थी। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि सारी कमेटी पढ़ लेना, उसी से एक प्रश्न आया है। ठीक है,
एक्ट से ही प्रश्न आया है। किस एक्ट के द्वारा ये अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय राज्य में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा? बताइए। 139 बताओ। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 में 1853 में ये बात कही गई कि सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा। ठीक है, इसका आंसर डी। 139 का डी। अब अगले आते हैं 140। भारत में प्रशासनिक सुधारों में, किसमें? प्रशासनिक सुधारों की बात हो रही है। भारत में प्रशासनिक सुधारों में मोरारजी देसाई के योगदान की स्मृति में, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है यार, ठीक हो, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप पढ़ लो, पढ़ना है तो। वैसे जो अभी एग्जाम होने वाला है, शायद सीजीएल का होने वाला है, हो भी रहे हैं सीजीएल की, और उसके आसपास जो एग्जाम होंगे इस साल के अंत तक, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के हैं, एक साल तक करंट अफेयर्स मान के चलो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फरवरी 2025 से का प्रश्न है, तो मानो कि दिसंबर तक इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। भारत में प्रशासनिक सुधारों में मोरारजी देसाई के योगदान की स्मृति में 29 फरवरी 2025 को उनकी 129वीं जयंती मनाई गई। देश के प्रशासन को पुनर्गठन करने के लिए 1966 में निम्नलिखित में से किस आयोग की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी? अरे भाई, उन्होंने सीधा सीधा बात है कि मोरारजी देसाई ने 1966 में किस आयोग की अध्यक्षता की थी? बताओ, किस आयोग की अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी? मोरारजी देसाई, सुना सुना याद है? हाँ, उन्होंने एक आयोग की अध्यक्षता की थी 1966 में। कौन सा आयोग था? तो भाई ये था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो बनाया गया था 1966 में, उसकी अध्यक्ष उसके कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक, 140 का ए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? उदारवादी नेता नहीं माना जाता। अब नेता देखो, नेता को दो भागों में बांटा गया था, उदारवादी नेता और गरम खून के नेता। ठीक, एक को कहते थे गरम दल, एक को कहते थे गरम दल, एक को कहते थे नरम दल। गरम दल कौन था? बाल पाल लाल, नहीं नहीं, कुछ और था। तीन नेता थे जो गरम दल के मुख्य थे। बाल पाल, एक और है, बताना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक, देख के बताना। तो इनमें कहा गया कि उदारवादी नेता कौन नहीं था? नहीं था, बताओ इनमें से कौन उदारवादी नेता नहीं था? अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे वो भी उदारवादी नेता में से नहीं माने जाते थे। ठीक है, उदारवादी नेता नहीं थे। बाकी फिरोज शाह मेहता भी उदारवादी नेता थे। दादा भाई नौरोजी भी उदारवादी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी उदारवादी थे, लेकिन अरविंद घोष उदारवादी नहीं थे। 142। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया था? कौन कौन से मामले? नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए निकाय कौन सा था? ब्रिटिश क्षेत्रों के नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय की स्थापना की गई थी? बताइए। नहीं 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 नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये। 142 का बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, अगला देखते हैं। सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, कौन से अफेयर थे? सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स किसके हाथ में थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के द्वारा, किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया था? ये आप कमेंट में बताइएगा। मेरा प्रश्न है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी? ठीक, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। अगला
और हाँ, ये जो मैं प्रश्न मैंने बहुत सारे करा दिए, बोल दिए अपनी तरफ से, और आपको कमेंट करने को बोल दिया, तो अच्छा रहेगा कि आप प्रश्न भी कमेंट में लिख दो बढ़िया से कि इस प्रश्न का आंसर ये है, तो मैं देखता हूँ कि कौन कितना सही बता रहा है। अगला देखते हैं, मेरा प्रश्न क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई? हाँ, कोऑपरेटिव मूवमेंट प्रश्न है। भारतीय सहकारी आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट की जांच के लिए 1915 की समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक, ये बताओ। 143 कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जो था उसकी जांच के लिए समिति बनाई गई थी, उस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन था? तो भाई उसका अध्यक्ष था आपका सर एडवर्ड। जो सर एडवर्ड थे वो 1915 में समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, वन लाइनर है ये, कुछ चीजें याद करना आपके लिए बेहतर होगा, सीधा सीधा याद कर लो। ठीक, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि लॉर्ड कर्जिन ने क्या किया था, सर जॉन साइमन साइमन कमीशन कब आई, उसका उद्देश्य क्या था। साइमन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं आप। ठीक, लॉर्ड इरविन के समय पे क्या हुआ था, ये आप चीजें, कुछ चीजें, दो चार चीजें पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहो। लेकिन हाँ, साइमन कमीशन जरूर पढ़ना, क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ एक मूवमेंट भी चला था उस टाइम पे, साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, तो इसे साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट है, अवश्य पढ़ना। खैर, इसका आंसर क्या है? तो भारत के सहकारी आंदोलन की जांच के लिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट की जांच के लिए 1915 में समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर है डी, सर एडवर्ड। ठीक है, तो 143 का डी। अगला देखते हैं, किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडेल जेल बर्मा में कैद किया गया था? अरे सीधा सीधा प्रश्न यार, बर्मा में किसे कैद किया गया था बताओ? बताओ 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 बताओ। बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को बलवा मांडेल में भेज दिया गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कौन सी सोसाइटी को चलाते थे? एन ए बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों लोग सोसाइटी को चलाया करते थे, कौन सी सोसाइटी थी बताना? ठीक, होमवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी है। अगला, उसका नाम ही आ गया यार, होम रूल आंदोलन। होम रूल जो था, होम रूल होम रूल आंदोलन जो पूरे देश में चल रहे थे। ठीक है, एक कुछ होम रूल आंदोलन जो कुछ स्टेट में थे उनकी अध्यक्षता तिलक जी करते थे, और कुछ होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? एन ए बेसेंट जी। ठीक है, तो लोग, अगला प्रश्न होम रूल से आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो होम रूल लीग थी, होम रूल लीग इंपॉर्टेंट है, होम रूल लीग इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ना अपने आप। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी बताओ? होम रूल लीग जो थी उसकी मुख्य मांग क्या थी? तो भाई होम रूल लीग जो थी उसकी मांग थी, वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर सुशासन चाहते थे। ब्रिटिश, वो चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य तो रहे, लेकिन उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट, लोगों की ही गवर्नमेंट बने। शासन किसके द्वारा हो? लोगों के द्वारा। लेकिन साम्राज्य किसका? ब्रिटिश का। वो ये कभी नहीं चाहते थे कि हम पूरी तरह से स्वतंत्रता हासिल कर लें। ठीक है, उनकी मांग थी कि भाई ठीक है अंग्रेज, तुम अगर चाहते हो तो राज्य करते रहो, लेकिन जो गवर्नेंस की पावर है, गवर्नेंस है, उसमें भारतीयों को आने दो। भारतीय ही भारतीयों के लिए नियम बनाएंगे, उन पे अपने नियम लागू करेंगे। ठीक है, अगर चाहो तो आप ओवरऑल एक तरह से अपना साम्राज्य बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे लोकल गवर्नमेंट दो। होम रूल लीग की मांग क्या थी? ब्रिटिश शासन के भीतर सुशासन। ठीक, पूर्ण इंडिपेंडेंट, पूर्ण स्वतंत्रता की बात होम रूल लीग नहीं करती थी। पूर्ण स्वतंत्रता की बात सबसे पहले नेहरू जी ने शुरू की थी। ठीक, अब से शुरू करते हैं। 146 शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश इंपॉर्टेंट है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था?
शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ये आपका प्रश्न है, कमेंट में डालिएगा इसका आंसर। शुंग वंश की स्थापना किसने की? 10 लगा के आंसर। खैर, उसका अंतिम शासक कौन था? उसका अंतिम शासक था देवभूति। कौन था? देवभूति। अगला, सिथियन का शक मूल रूप से आए थे। सिथियन या शक? अच्छा, ये शक शासकों की बात कर रहे हैं, जो शक शासक हुआ करते थे भारत में, मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? शक, जो शक शासक थे मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? ठीक, बताओ। शक शासक मूल रूप से किस कॉन्टिनेंट या फिर किस स्थान के निवासी हुआ करते थे? मध्य एशिया से। कहाँ के थे? मध्य एशिया के। शक मूल रूप से मध्य एशिया के थे। अगला, मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया? मौर्य काल में किस लिपि से शिलालेख लिखे जाते थे? बताओ। किसकी बात चल रही है? मौर्य काल की। मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया? ब्राह्मणी लिपि का। उसमें पाली लिपि का भी प्रयोग हुआ करता था, ठीक है, लेकिन विकास, डेवलपमेंट, मौर्य काल में पाली लिपि धीरे धीरे कम हो रही थी और ब्राह्मी लिपि का विकास हो रहा था, ठीक है। 148 का, सॉरी 148 का 3 ब्राह्मी, ठीक है। अगला, 1892 के भारतीय ब्रिटिश अधिनियम, 1892, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सारे अधिनियम। 1892 के भारतीय ब्रिटिश अधिनियम में भारतीय शासक सरकार, सॉरी ब्रिटिश सरकार, 1900, क्या पढ़ रहा हूँ मैं यार, पानी पी लो जरा पहले, चलो 50 कर लेते फिर पानी पीते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों के जवाब में कुछ सुधार पेश किए, ठीक है। कब? 1992 में। निम्नलिखित में से इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? मतलब 1992 में महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? देखो एक चीज और, प्रत्यक्ष चुनाव तो कभी हुए ही नहीं, ठीक है, ब्रिटिश समय पे अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ करते थे। हाँ, इसका आंसर मेरे हिसाब से 149 का ए हो जाएगा, क्योंकि वहां पे भारतीय प्रतिनिधि को भी ऐड किया गया था। 1892 में क्या किया गया? उन्होंने अधिनियम लाए थे, उसमें भारतीय लोगों को भी अपने कार्यकारिणी परिषद उनका हुआ करता था, विधान परिषद था, ठीक है। उस विधान परिषद में भारतीयों को भी ऐड किया था, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी में भारतीय नहीं थे, भी याद रखो। भारतीयों को उन्होंने ऐड किया था, लेकिन मेजोरिटी में ब्रिटिश वाले हुआ करते थे। लेकिन माइनॉरिटी में मान लो एटलीस्ट कम से कम उन्होंने ऐड किया, इसलिए आवश्यक है, ठीक है। यानी कि भारतीयों का, ये लोकल लोगों का, भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें विधान परिषद में हो गया था। ये इसका आंसर है, क्योंकि उन्होंने भारतीय विरोध किया कि भैया तुम्हारा विधान परिषद जो है उसमें, उसके लिए हम क्यों माने, वो तो सब उसमें सब ब्रिटिश वाले ही हैं, हमारी बात कहने के लिए कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो 2-4 लोग तुम भी आ जाओ, ठीक। उन्होंने 2-4 लोग उठाए, कान पकड़ के बैठा लिए विधान परिषद में कि भाई ठीक है अब संतुष्ट हो, आ गए तुम्हारे लोग भी हमारे परिषद में आ गए। 3 लोगों को उन्होंने ऐड किया था, सबसे पहले 3 भारतीयों को विधान परिषद में ऐड किया था। उन 3 लोगों के नाम अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक। और हो सके तो कमेंट में लिख देना वो 3 लोग कौन कौन थे जिनको सबसे पहले विधान परिषद में जोड़ा गया था, 3 भारतीय, ठीक। खैर इसका आंसर क्या होगा? भारतीय की मांगों को मांग थी तो उन्होंने कुछ सुधार किया, और सुधार में क्या किया? भारतीयों के प्रतिनिधित्व जो था विधान परिषद में कर दिया। अगला 150, गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्दों का इस्तेमाल किसके किसके लिए किया जाता था? किसके समय पे? गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा शब्दों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? नियमित और अनियमित सेना, चाटा और भाटा, ठीक, 2 शब्द हो गए।
नियमित अनियमित, दो शब्द होगा, सीधा सीधा आंसर। मैंने इसका आंसर देखा भी नहीं, बिना देखे भी लगा दिया। क्यों? क्योंकि ऊपर दो शब्द है, तो दो शब्द है तो दो शब्द दो चीजों के लिए ही प्रयोग होंगे, तो एक नियमित सेना, एक अनियमित सेना। इसका आंसर बी। गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और भाटा नियमित और अनियमित सेना के लिए प्रयोग किया जाता था। जब आप पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड। सर जी यार पानी पिलाओ यार, कहाँ बन गई यार, अभी 50 क्वेश्चन हो पाए, 50 क्वेश्चन हो पाए खाली यार, 50 क्वेश्चन, मुझे बहुत समय लगता है कराने में। तुम जल्दी कर देता, मैं जल्दी कर देता तो मिला कर नहीं, इतना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 घंटा हुआ, 1 घंटा हो, से 1 घंटा और बनाओगे, पूरा कर देंगे 100 क्वेश्चन। जैसे तुम ठीक लगे, अच्छा हम कल कर लेंगे, कल भी रुकेंगे तेरी, कल 50 क्वेश्चन बचे हुए जो है वो करेंगे, आप 100 कर लेंगे, ठीक है। और चलो अपना बैठ के पढ़ो ना, खाली के बैठो, खाली तुम चल के आ रहे हो बे। ये हमारे सर जी हैं, मैथ के सर जी, वैसा इन्हीं का, यही इस चैनल के मालिक हैं और हमारे बड़े भाई हैं, और ये हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, मैथ के अच्छे टीचर हैं। इनकी वीडियो भी पड़ी हुई है, मैथ पढ़ाते हैं, इसी चैनल पे आप चाहो तो देख सकते हैं, ठीक है। चलो, अरे भाई बोतल हमें ही दे दो। हाँ यार, वहाँ लग दी, छोटी वाली, तो छोटी वाली, बीच में पीना पड़ जाए उठा के पी लेंगे यार। हाँ, 151, गला सूख सा गया था कतई। हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित है? बताओ, हर्षवर्धन किस क्षेत्र से संबंधित है? थानेसर से, ठीक। हर्षवर्धन की डायनेस्टी कौन सी थी? तुम्हारा प्रश्न, हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से संबंधित है? ठीक है, हर्षवर्धन किस डायनेस्टी से संबंधित है, कमेंट में बताना, ठीक है। खैर, हर्षवर्धन किस प्राचीन प्राचीन क्षेत्र से संबंधित है? थानेसर से। अगला देखते हैं, 1902 में सर विलियम हट कर्जन वायली, एक ब्रिटिश अधिकारी को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आय हाय, इस पे तो मूवी बनी हुई है यहाँ तक। 1909 में नहीं, इस पे मूवी नहीं बनी है। मूवी किस पे बनी है? तो आज़ादी के बाद सर डायर, जनरल डायर को मारा गया था, ठीक है। देखना कौन सी मूवी है वो, यार याद नहीं आ रही कौन सी मूवी है। उसमें इंडिया के कोई बढ़िया व्यक्ति थे, उन्होंने एक ब्रिटेन में जाकर जनरल डायर को गोली मारी थी। लाला लाजपत राय की हत्या जब हुई थी, उस चीज़ से उन्हें बहुत दुख हुआ था, इसलिए उन्होंने बदला लिया जाके था, ब्रिटेन में जाके गोली मारी थी पूरी महफिल में, अंग्रेज जनरल डायर को। खैर, इस प्रश्न पे आते हैं। 1909 की बात है ये। 1909 में सर विलियम हट कर्जन वायली, एक ब्रिटिश अधिकारी को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कृत्य के लिए कौन उत्तरदायी था? सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, राजबिहारी बोस, ना। राजबिहारी बोस भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में पढ़ लेना। इसका आंसर है मदन लाल डीगरी, सॉरी मदन लाल डीगरा। मदन लाल डीगरा जी इस कृत्य के लिए उत्तरदायी थे। अब इसे कृत्य भी नहीं कहेंगे तब भी हम ठीक है, ये अच्छा कार्य कह सकते हैं, ठीक है। उस समय के हिसाब से अच्छा कार्य था, मैं बढ़िया क्या गोली मार के क्या करें। तो ब्रिटिश अधिकारी को गोली लंदन में किसने मारी? मदन लाल डीगरा इसके लिए उत्तरदायी थे, ठीक। हड़प्पा, अरे क्या प्यारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता, आपने कहा था कौन सी चीज कहां से प्राप्त हुई है, इस उसी से प्रश्न है ये। मूर्ति बनाने के लिए सिर पुंडे यानी लोप मोम, सॉरी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था। किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए लॉस्ट बैक्स टेक्निक, इंग्लिश में जो बोलते हैं लॉस्ट बैक्स टेक्निक का प्रयोग किया जाता था। कैसे? लॉस्ट बैक्स टेक्निक का प्रयोग किस सामग्री की, किस मेटल की मूर्ति बनाने के लिए किया जाता था? तो भैया ये है कांच की मूर्ति।
अब इसका आंसर सीधा सीधा तुम लगा सकते हो। देखो टेराकोटा वो तो मिट्टी होती है, उसकी मूर्ति मूर्ति के लिए लॉक्स किसी टेक्निक का उपयोग क्यों होगा, वो तो खाली हाथों से बनाई दी जाएगी। पत्थरों की मूर्ति छीनी से बनाई जाती है। सोना उस समय बहुत कम ही था, सोने की मूर्ति की बात ही नहीं की गई। हड़प्पा सभ्यता में सोना की मूर्ति की बात नहीं की गई है, ठीक ना। उसकी मूर्तियां बहुत कम पाई जाती थी, अगर पाई भी गई थी उसके सिर्फ एक दो ऑर्नामेंट है, नहीं तो नहीं। पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए इस लुप्त मोम टेक्निक का उपयोग हो ही नहीं सकता। और सीधी सीधी बात है, कांस्य युग था, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग था, उसमें कांस्य का प्रयोग ज्यादा हुआ करता था, ठीक है। इसलिए इसका आंसर सीधा सीधा कांस्य है। जिसको नहीं है पता होगा इसका आंसर तब भी वो बता देगा सीधा सीधा, क्योंकि टेराकोटा हो नहीं सकता, सोना पत्थर छोड़ दो, कांस्य युग था तो कांस्य का प्रयोग हुआ करता था, तो इसका आंसर कांस्य हो गया। हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक का उपयोग होता था? कांस्य की मूर्ति बनाने के लिए। अगला अंग्रेजों की अब थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यार समय बहुत हो रहा है। अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि में स्वामित्व पर्यटन को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला? अब जनजातियों में असंतोष पैदा हुआ जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला, कौन सा ये था? जनजाति, अब देखो जनजातियां कहाँ रहती थी? जनजातियां मोस्टली वनों में रहेंगी, ठीक है, क्योंकि जनजातियां वनों में ही रहती थी और अभी भी रहती हैं। तो सीधा सीधा आंसर वन कानून, बस सीधा सीधा लॉजिक। मुझे आंसर नहीं पता था बट मैंने लॉजिक से आंसर निकाल लिया। जनजातियां विद्रोह, जनजातियों में विद्रोह होगा मतलब जनजातियों से रिलेटेड कोई नियम होगा तभी तो। अब जनजाति रहती थी कहाँ? जंगलों में, तो ये वन कानून है, सीधा सीधा आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं है? बड़ा प्यारा बड़ा प्यारा, संताल विद्रोह आदिवासी विद्रोह है, ठीक। आदिवासी विद्रोह जो थे हमने भी पहले भी बताया था, उनके बारे में पढ़ लेना। कौन सा आदिवासी विद्रोह कहाँ हुआ था, उसका प्रमुख नेता कौन था। खैर 155 पे आते हैं। इनमें से कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था? कौन सा नहीं था? फराजी आंदोलन जो था वो आदिवासी विद्रोह नहीं था। बाकी तमरा विद्रोह जो था वो भी आदिवासी विद्रोह था, ये भी आदिवासी विद्रोह था। खेरवार आंदोलन ये भी आदिवासी विद्रोह था। इसका आंसर है डी। फर्जी आंदोलन जो था, फर्जी आंदोलन वो एक आदिवासी विद्रोह नहीं था। अगला गुप्त अभिलेखों में तालाबों या पोखरों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, सॉरी किया गया था? किसके लिए? तालाबों या पोखरों के लिए। बताओ, नदी तो हो ही नहीं सकता, और बताओ। क्षेत्र, क्षेत्र तो क्षेत्र नहीं हो सकता क्योंकि क्षेत्र हम लोग किसी एरिया को कहते हैं। नदी नहीं हो सकता, बचे दो, ये मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। खैर मुझे तो पता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो पॉसिबिलिटी आधी आधी हो गई। तुक्का मारोगे तब भी सही हो सकता है 50%। खैर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? तड़ाग, ठीक। तड़ाग, तड़ाग देखो थोड़ा तालाब से मैच हो रहा है, तड़ाग, ठीक। खैर तालाबों या पोखरों को गुप्त काल के समय या गुप्त अभिलेखों में क्या कहा जाता था? तड़ाग कहा जाता था। अगला मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह था? हमने कहा था तुमसे कि भाई और विद्रोह जो हुए थे उनको भी पढ़ लेना, तो उसमें से एक ही विद्रोह, एक विद्रोह ऐसा भी था जिसका नेतृत्व किसने किया? मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने, ठीक। मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने एक विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो विद्रोह कौन सा था? बताओ जरा। मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो भाई मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने बरेली विद्रोह का, ठीक है, नेतृत्व किया था। भाई जो विद्रोह हुआ उनका जरूर पढ़ना, सारे विद्रोह उनका एटलीस्ट इम्पोर्टेंट नेता, विद्रोह कहाँ हुआ था,
क्यों हुआ था? खाली 3 चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कितने प्रश्न आ चुके हैं, कितने और आएंगे, कुछ कह नहीं सकते। खैर, सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा, धोलावीरा स्थान जो था किस कार्य के लिए जाना जाता था? धोलावीरा किस कार्य के लिए जाना जाता था? वहां पे ऐसी कौन सी विशेषता है जो धोलावीरा स्थल में इंपॉर्टेंट है? बताओ। जल संरक्षण प्रणाली जो धोलावीरा की थी वो बहुत यूनिक थी, सबसे स्पेशल, सबसे बढ़िया जल संरक्षण प्रणाली। ठीक, ऐसे ही एक प्रश्न और भी है, लोथल क्या था? चलो खैर बता देना, लोथल बंदरगाह था। ठीक, ऐसे ही धोलावीरा स्थल जो था किसके लिए जाना जाता था? जल संरक्षण प्रणाली के लिए। ठीक, वाटर कंजर्वेशन के लिए जाना जाता था। 159, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? वाह, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज। जब पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? ये भी एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, जरूर इसका आंसर बताना। थानेसर किसकी राजधानी थी? थानेसर किसकी थी? पाटलिपुत्र किसकी थी? ये भी राजधानियां हुआ करती थी, किस शासक की राजधानियां थी? अपने नोट्स में भी लिख लेना, कमेंट में भी डाल देना। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज। अगला देखो, गुप्त साम्राज्य के दौरान शासनकाल पे, तो गुप्त साम्राज्य के 3 प्रश्न हो चुके हैं, चौथा है ये। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए, सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तराधिकारी उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था? किसके लिए? सैन्य भंडार की देखभाल के लिए जो उत्तरदायी अधिकारी था, उस उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था? रणभंडारिका, उस अधिकारी को रणभंडारिका कहा जाता था। ठीक, अगला, रणभंड अभी भी पूछ सकता है कि रणभंडारिका किस समय पे थे? गुप्त साम्राज्य के समय पे थे। करंट अफेयर्स का प्रश्न है अगला, मार्च 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में लचित बरफुकन की स्मृति में लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। अब लचित बरफुकन कौन थे? वाह, करंट अफेयर से कितना प्यारा प्रश्न बनाया इन्होंने कि लचित बरफुकन कौन थे। इसलिए आवश्यक है पेपर पढ़ते रहना। ठीक, कोई इवेंट हुआ तो उस इवेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वो कौन थी, वो कौन थे। ठीक, ऐसे ही लचित बरफुकन कौन थे? बताओ फटाफट। 161, लचित बरफुकन कौन थे? तो भैया लचित बरफुकन अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। लचित बरफुकन कौन थे? अहोम साम्राज्य के सेनापति। इसका आंसर ए। अगला, गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी बनी? पुर्तगालियों ने, सीधा सीधा मतलब पुर्तगालियों ने किस वर्ष में गोवा को अपनी राजधानी बनाया? बताओ। और हाँ, ये प्रश्न इससे और बन जाएगा, गोवा को किस शासक से पुर्तगालियों ने लिया था? जहां तक देखना ये प्रश्न है, गोवा को किस शासक से पुर्तगालियों ने हासिल किया था? ये इसका आंसर तुम अपने बुक में भी लिखना और कमेंट में बताना। ठीक, खैर इसका पे आते हैं कि किस वर्ष में राजधानी बनाया गया। 162, देखो फटाफट, इसका आंसर है 1530। ठीक है, यानी कि गोवा 1530 में पुर्तगालियों की वाणिज्यिक राजधानी बनी। कब? 1530। अगला देखो, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन भी इंपॉर्टेंट इवेंट है, एक महत्वपूर्ण घटना है बंगाल विभाजन, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस पर देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1905 में कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा क्या था? बंगाल विभाजन की बात हुई, उसके बाद
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बनारस में, तो उसका मुख्य मुद्दा क्या था? जो मुख्य मुद्दा था उस अधिवेशन का वो क्या था, बताओ। बंगाल विभाजन के ठीक बाद 1905 में, देखो बंगाल विभाजन तो ठीक है हो गया, लेकिन उससे प्रश्न को मत जोड़ो, सीधा सीधा ये रखो। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा क्या था? 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा क्या था? इसका मुख्य मुद्दा था 1905 के अधिवेशन का स्वदेशी का उपयोग। क्या था? स्वदेशी का उपयोग, स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार। बहिष्कार इन्होंने शायद यहाँ पे कुछ टाइपो एरर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ और यहाँ पे लिखना चाहिए था इनको। स्वदेशियों का उपयोग था, और जो बाहर से विदेशी माल आ रहा है, विदेशी वस्तु है, उनका बहिष्कार। ठीक, तो कांग्रेस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा था स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक, अगला देखो, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया? खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ? गुजरात। उसमें किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया, बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, क्या बढ़िया इवेंट है, बहुत प्यारी सी कहानी है। ऐसा कहा जाता था कि शाम को सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे, अंग्रेजों के बीच में बैठे सिगार पी रहे हैं, अगले दिन सुबह बैलगाड़ी पे खेड़ा में बैठे हुए हैं, बैलगाड़ी पे बैठे हुए हैं, कहाँ? खेड़ा में, खेड़ा सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे पर्सनालिटी हुआ करते थे वल्लभ भाई पटेल। आज शाम को मस्त कोट पैंट पहने हैं, अंग्रेजों को लगा ये तो कहीं नहीं जाएंगे, अगले दिन धोती कुर्ता पहने खेड़ा में बैठे हैं किसानों के बीच में। खैर, इसका आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोग किया था। अगला 165, आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, बताइए। आईएनसी की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की, ये भी सही है। कब हुई थी? 1858 में। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम। पूरा नाम देख लेना यार, बड़ा मुझे जटिल लगता है पढ़ना। अगला, आईएनसी का पहला सत्र की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। ठीक है, ये मुझे पुणे में आयोजित हुआ था, ये भी सही, यानी कि दोनों सही है, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक, ए और बी दोनों। कुछ यार गलत हो रहा है, इसका आंसर ये नहीं है, दोनों नहीं है, क्योंकि इसमें जो बी वाला है ये गलत है। पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? शायद बनर्जी ने नहीं की थी। ठीक है, तो इसका आंसर है ए वाला, केवल ए। 165 का केवल, यानी कि बी, इसका ऑप्शन सही है बी। ठीक, यानी कि आईएनसी की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की 1885 में। 165 तक हमारा हो चुका है, 166 पे आते हैं। चलो आज कम से कम 100 क्वेश्चन तो कर लेते हैं। ठीक है, 200 तक कर लेते हैं, समय लगेगा, जुड़े रहिए, मजा आएगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है तो और मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड मैं बोलता जा रहा हूँ, उसके पीछे का कुछ कुछ बताता जा रहा हूँ, तो आपको और चीजें याद आती होंगी। ठीक, 166, किस रियासत के शासक ने सिख समुदायों और स्थानों का संरक्षण किया? सिख समुदाय और स्थानों का संरक्षण किस रियासत के शासक ने किया, बताओ। देखो ट्रिबल कोड तो, देखो इतना बेसिक सा सवाल है, सवाल बेसिक नहीं है, लेकिन इसका आंसर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। सिख समुदाय पंजाब पटियाला के आसपास में है। ठीक, ट्रिबल कोड कहाँ पे है? साउथ की बात होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। जयपुर राजस्थान में है, बड़ौदा ढक्कन में, तो इसका आंसर एक झटके में, मुझे नहीं पता है, फिर भी इसका आंसर मैं निकाल सकता हूँ कि पटियाला, क्योंकि सिख समुदाय की बात की गई है। सिख समुदाय कहाँ पे थे और उनके स्थल कहाँ पे थे? पंजाब में।
तो कहाँ के राजा हो सकते हैं? पटियाला के। ठीक, यानी कि पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह ने सिख समुदाय और उनके स्थानों की संरचना की। लॉजिक से आंसर निकालना सीखो, बहुत आवश्यक है, क्योंकि सब कुछ आता नहीं होता किसी को भी। तो 166 का सी। ठीक है, अगला देखो, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का स्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो था उसका स्थापक कौन था? उसका गुर्जर प्रतिहार राजवंश का स्थापक था नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम। इसी से एक क्वेश्चन और बना लो, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक कौन था? क्योंकि अंतिम शासक भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अभी 4 नहीं शायद 40 या 35 या 36 के आसपास प्रश्न था कि इस डायनेस्टी का, इस राजवंश का अंतिम शासक कौन था। ऐसे ही गुर्जर प्रतिहार का भी अंतिम शासक कौन था पूछा जा सकता है। ठीक है, उसका इसका प्रथम शासक कौन था, यानी कि स्थापना किसने की? नागभट्ट प्रथम ने। अंतिम कौन था? आप आराम से लिख लीजिएगा। 168 1510 अल्फाजुड्डी अलबुकारक ने बीजापुर के सुल्तान से किस जगह सुल्तान से कौन सी जगह पर कब्जा किया और उसे पुर्तगाली पूर्वी साम्राज्य की स्थापना की? वाह, कितना प्यारा है। बीजापुर के सुल्तान, मैंने भी तुम्हें ये होमवर्क दिया था, यही वाला प्रश्न जरा याद करो। मैंने तुम्हें ये प्रश्न होमवर्क दिया था कि पुर्तगालियों ने किस शासक से गोवा को छीना था। उसका आंसर यही है। मैंने जो अभी प्रश्न बोला था तुमको ना कि किस शासक से गोवा को छीना था पुर्तगालियों ने, किया था देखो, तो वो प्रश्न जी का तुम्हें मिल गया। ठीक, तो कहां से किसने, सॉरी, बीजापुर के सुल्तान से छीना गया था। किनसे? बीजापुर के सुल्तान से। क्या? गोवा। इसका आंसर क्या हो गया? गोवा। ठीक, यानी पुर्तगालियों ने बीजापुर के सुल्तान से कौन सी जगह छीनी थी? गोवा छीनी थी। कब? 1510 में। अगला देखो, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के तहत भारत की व्यापार संरचना ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई थी। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल है वो बनाया किस लिए गया था? बेसिक इसके पीछे सिद्धांत था कि ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन की आर्थिक सहायता करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की व्यापार संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कब? भारत की पूर्व संध्या पर, सॉरी, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की व्यापार संरचना का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा स्टेटमेंट करता है? बस यही प्रश्न है, पढ़ लीजिए आप भी जरा। देखो, पहले सीधी सीधी बेसिक चीज समझो। जब भारत आजाद हुआ था तो हमारे पास फैक्ट्रियां तो थी, लेकिन बहुत कम थी। हमारे पास सिर्फ रॉ मटेरियल, कच्चा माल बनाने की फैक्ट्रियां थी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से अंग्रेज क्या करते थे? कच्चा माल लिया करते थे, उसको ब्रिटिश भेजा करते थे। वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण हो चुका था, वहां बड़े बड़े उद्योग थे, वहां चीजों का निर्माण होता था रॉ मटेरियल का यूज करके। ठीक, और उन्हीं चीजों को वापस इंडिया में लाके बेचा करते थे। समझ रहे हो? कच्चे माल को इंडिया से उठाया, वहां इंग्लैंड ले गए, और इंग्लैंड ले जाके उसी से चीजें बनाई और बाकी वापस लाके भारत में बेच दिया। इसी को व्यापार कहते हैं। साथी आदमी थे यार। खैर, अब देखो बेसिक चीज क्या है। जब भारत आजाद हो गया तब भी हमारे पास एक दिन में तो उद्योग लग नहीं जाएंगे, यानी कि उद्योग हमारे पास तब थे नहीं। यानी कि इंडिया में उस समय सिर्फ कच्चा माल ही था, वस्तु नहीं बन सकती थी क्योंकि उद्योग ही नहीं थे। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? तो व्यापारिक संरचना हमारी कैसी थी? हमारी व्यापारिक संरचना कैसी थी? श्रम का आयात हो ही नहीं सकता। ठीक, क्योंकि उस समय हमारे पास कहाँ ये प्लेन एलियन हुआ करते थे खुद के अपने, जो हम श्रम का आयात निर्यात करेंगे। तो औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास उद्योग ही नहीं थे। ठीक है, क्योंकि हमें उद्योग इंडिया में बनाए ही नहीं गए। इंडिया में रेल वगैरह किस लिए स्थापित की गई थी? रेल वगैरह अंग्रेजों ने बनाई किस लिए? कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, ना कि उद्योगों के लिए। ठीक, केवल यूरोप के संतुलित द्विपक्षीय व्यापार गलत। इसका आंसर है डी, कच्चे माल का निर्यात, निर्माणों का आयात, जो निर्मित वस्तुओं का आयात। कच्चे माल का निर्यात और निर्मित वस्तुओं का आयात, ये हमारा यहाँ की व्यापारिक संरचना थी। क्यों? क्योंकि आजाद होने से पहले तक हमारे यहाँ पे
इंडस्ट्री थी ही नहीं। अब इंडस्ट्री नहीं थी तो हमें निर्मित वस्तुओं को विदेशों से लाना पड़ेगा, उसी को कहते हैं आयात। हम विदेशी हम बनी हुई चीजों का, निर्मित चीजों का आयात करते थे और कच्चे माल का निर्यात करते थे। ये इंग्लैंड के सॉरी ब्रिटिश के समय की बात है। अब एक दिन में थोड़ी ना बदल जाएगा, एक दिन के बाद भी मोटा मोटा वही रहेगा। यानी कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या जो थी उस पर भी हमारे यहाँ पे व्यापार संरचना क्या थी, वही थी। क्या? कच्चे माल का निर्यात, यानी कच्चे माल हम दूसरी जगह भेजेंगे और वहां से निर्मित वस्तुओं को लेके आएंगे। ठीक, ये हमारी व्यापारी संरचना थी। अगला 170 पढ़ो जरा। बादामी, बादामी ने चाणक्य की स्थापना बादामी के चाणक्यों की स्थापना किसने की? यानी किस शासक ने बादामी के चालुक्यों की स्थापना की? बताओ 170। बादामी के चालुक्यों की स्थापना पुलिकेशिन प्रथम ने की थी। किसने? पुलिकेशिन प्रथम। वन लाइनर है, बस जगह तो लिख लो, याद कर लो कि बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की? पुलिकेशिन प्रथम। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करेंगे? 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था? 1973 का। और उसमें क्या किया गया? सेंट्रलाइज्ड करने का काम किया गया। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सेंट्रलाइज्ड करने का काम किया गया था। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बस यहीं से आंसर निकल गया। देखो क्या था। और जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था तो उसकी मदद करने के लिए, किसकी मदद करने के लिए? बंगाल के गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे। ठीक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कब की बात है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो अब इसे पढ़ो प्रश्न को दोबारा। हमने तो पूरा सब कुछ बता दिया इसका आंसर। वैसे तो बिना देखे भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है। प्रश्न दोबारा पढ़ो एक बार। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर किसे रिपोर्ट करते थे? तो भाई मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे। किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका आंसर है गवर्नर जनरल। ठीक, 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट किया करते थे। 1773 का एक्ट पढ़ लेना दोबारा। भारतीय उच्च न्यायालय का अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? उच्च न्यायालय, भारतीय उच्च न्यायालय का अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1861 में। ठीक, वन लाइनर है, इसमें कुछ बताने का नहीं है। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड और भारत में एक भारतीय सिविल परीक्षा आयोजित करने की प्रमुख मांग की गई थी। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अरे यार सीधा सीधा है, सीधा सीधा प्रश्न देखना सीखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बस ये प्रश्न है कि हुआ हुआ ठीक है, लेकिन ये प्रश्न क्या है कि कलकत्ता में भारतीय कांग्रेस की जो 1886 की मीटिंग थी, अधिवेशन था, उसकी अध्यक्ष कौन थे? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। यानी कलकत्ता का जो अधिवेशन था 1886 का, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब यहाँ से एक चीज और देखो, कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं उनमें से जो मुख्य मुख्य अधिवेशन है वो मुख्य मुख्य अधिवेशन कहाँ हुए और उसके अध्यक्ष कौन था, एक पन्ने पे लिख लेना। कम से कम 10-15 अधिवेशन जो मुख्य मुख्य हैं उनका क्या लिखना है? प्लेस, किस स्थान पर वो अधिवेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की। सिर्फ 2 चीजें, किस स्थान पे हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक, अगला देखते हैं। तोप खाना निम्नलिखित में से किसकी सैन्य शाखा को दिया गया सामान्य नाम था?
तोपखाना निम्नलिखित में से किसकी सैन्य या तोपखाना शाखा को दिया गया एक सामान्य नाम था? मुगल राजवंश। किसका? मुगल राजवंश की शाखा को दिया गया नाम था ये। अगला देखो, ये वन लाइनर है यार, याद करना है ऐसे ही। निम्नलिखित में से 1857 छोड़ दे हम तब भी तुम आराम से लगा लोगे, फिर भी कराए दे रहे हैं, या तुम कहोगे सर ने कराए नहीं। निम्नलिखित में से किसे 1857 विद्रोह का महत्वपूर्ण कारक नहीं माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण कारक नहीं माना जाता, याद रखना। व्यापगत सिद्धांतों की नीति, इसको माना जाता था। ठीक है, शासक और शासित के बीच संपर्क का अभाव, भाई ये भी था क्योंकि संपर्क भी थे। शासक और शासित मतलब सामान्य जनता और जो शासन करने वाले थे उनके बीच संपर्क का अभाव था, ये भी एक कारण था। ठीक है, तो ये भी कारण है। और सती प्रथा, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह को बढ़ा देने वाली ब्रिटिश नीतियां, नहीं, ब्रिटिश नीति जो थी उन्होंने तो सती प्रथा को बंद किया था। राजा राम मोहन राय के समय पे सती प्रथा पे रोक लगाई थी, भ्रूण हत्या पर भी रोक लगाई थी, विधवा विवाह को भी उनको के खिलाफ भी थे। ठीक है, यानी कि अंग्रेज इन सब चीजों के खिलाफ थे, तो उसको बढ़ावा नहीं दे सकते। उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि इसने पूछा है कि महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है, तो भाई सती प्रथा या फिर भ्रूण हत्या, विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाला जो लाइन है ये इसका कारण था ही नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था, वो सब इनके खिलाफ थे। आगे, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिया था अच्छा, कौन सा धर्म अपना लिया था? ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धर्म अपना लिया था, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था? क्या प्यारा प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था लास्ट में। ठीक है, इसकी बड़ी प्यारी कहानी है। उनके यहाँ पे जैन धर्म के गुरु लोग आए थे, बड़ा उनका कोई प्रॉपर संवाद हुआ था, पढ़िएगा उसको। ठीक है, खैर, तो सीधा सीधा आंसर ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? अशोक ने किया, यानी कि बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था? अशोक ने अपनाया था। ठीक, जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य। अगला 177, सुभाष चंद्र बोस के कार्यकारी संभालने के बाद, सबसे संभालने से पहले, अरे भाई, संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? मोहन सिंह। तो वन लाइनर, सीधा सीधा वन लाइनर है, इसका आंसर क्या है? मोहन सिंह। अरे भाई आकाश साहब, यार लैपटॉप डाउन हो रहा है। हाँ, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो 177 का ए बोल लगा दो ना, मैं चार्जिंग पे। अच्छा, लैपटॉप डाउन हो रहा है? हाँ, लैपटॉप डाउन हो रहा है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के कार्यकारी संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? मोहन सिंह थे। ठीक है, किस सन में इन्होंने इनको मतलब सुभाष चंद्र बोस को कार्यभार सौंपा था? वो आराम से देख लेना। क्यों नहीं लग पाएगा? यहीं पे 2 पोर्ट हैं। चलो ठीक है भाई, हमारा लैपटॉप डाउन हो रहा है इसलिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं। असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, जिसने इतना पैसेंस रखा और अंतिम तक वीडियो को पहुंचा उसको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बंद कर दो भाई।